नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा चैनल। आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन और अनुसंधान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे, जो कि पवन श्री से लिए गए हैं। ये सवाल आपकी पढ़ाई और सीखने के तरीकों को समझने में मदद करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे खेल में नियम समझना जरूरी होता है। हम हर सवाल के सही जवाब को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, ताकि आप उसे अपने जीवन से जोड़कर देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य। सही उत्तर है विद्यार्थी। विस्तार से समझेंगे। सोचिए, कोई भी टेस्ट या परीक्षा किसके लिए होती है? यह जानने के लिए कि आपने कितना सीखा। इसलिए मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य आप यानी विद्यार्थी होते हैं। हम यह नहीं देखते कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया, बल्कि यह देखते हैं कि आपने कितना ग्रहण किया। अगर मूल्यांकन में विद्यार्थी केंद्र में नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको आगे कैसे मदद करनी है। प्रश्न संख्या 2 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में छात्रों को डालना, छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। सही उत्तर है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। विस्तार से समझेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन एक तरह का चेकअप है, जो पढ़ाई के लिए के बीच में होता रहता है। इसका मतलब है कि जब कोई नई चीज सीख रहे होते हैं और अगर आपको कहीं गलती करते हैं, तो टीचर तुरंत आपको सही रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं और गिर जाते हैं, तो कोच तुरंत बताता है कि पैडल कैसे मारना है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपको ग्रेड देना नहीं, बल्कि आपको बेहतर सीखने में मदद करना है। प्रश्न संख्या 3 है, मूल्यांकन मापन से अलग है क्योंकि यह है मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, स गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। विस्तार से समझे। मापन सिर्फ गिनती करता है, जैसे आपको 10 में से 8 अंक मिले हैं, लेकिन मूल्यांकन इन 8 अंकों को देखकर यह तय करता है कि यह 8 अंक आपके लिए अच्छे हैं या और सुधार की जरूरत है और आपको अगली कक्षा में जाना चाहिए या नहीं। मूल्यांकन सिर्फ अंक नहीं देता, बल्कि अंकों के आधार पर एक बड़ा फैसला लेता है। इसलिए यह मापन से ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4 है, मापन का समान सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। सही उत्तर है गणित से। विस्तार से समझे। मापन का मतलब है चीजों को संख्या या मात्रा में व्यक्त करना। जब आप अपनी ऊंचाई मापते हैं या अपने कॉपी के नंबर गिनते हैं, तो आप गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। मापन चाहे वह किसी भी विषय का हो, हमेशा संख्याओं के सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता, जटिलता। सही उत्तर है जटिलता। विस्तार से समझे। एक अच्छा मूल्यांकन सिस्टम हमेशा सरल होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट या परीक्षा बहुत जटिल होगी, तो बच्चे और टीचर दोनों को समझने में मुश्किल होगी। एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषताएं होती हैं विश्वसनीयता। हर विश्वसनीयता यानी हर बार समान परिणाम देना। वैधता यानी जो मापना है वही मापे, और लचीलापन यानी जरूरत के हिसाब से बदलना। जटिलता इसकी कमी होती है। प्रश्न संख्या 6 है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एस के दुबे की, वुड तथा हैड की, क्रो की, मैक्रो एवं मैक्रो की। तो सही उत्तर है वुड तथा हैड की। विस्तार से समझे। यह परिभाषा वुड तथा हैड ने दी है। अवलोकन का मतलब है ध्यान से देखना। विज्ञान में हम पहले किसी चीज को देखते हैं, आरंभ अवलोकन से करते हैं, फिर हम प्रयोग करते हैं और अंत में यह जानने के लिए कि हमारा प्रयोग सही था या नहीं, हमें वापस अपनी आंखों से परिणाम को ध्यान से देखना पड़ता है। यानी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो सही उत्तर है व्यापक मूल्यांकन। विस्तार से समझे। सतत मूल्यांकन का मतलब है लगातार मूल्यांकन होना। चाहे सोचिए, अगर डॉक्टर सिर्फ साल के अंत में आपका चेकअप करे, तो क्या वह बता पाएगा कि आपको पूरे साल में सर्दी खांसी कब हुई? नहीं बता पाएगा। लगातार चेकअप से पता चलता है कि आपको कहाँ निदान की आवश्यकता है और उसका उपचार कैसे करना है। पढ़ाई में भी लगातार मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि किसी बच्चे को तुरंत कहाँ मदद चाहिए, जिससे उसका ज्ञान सार्थक बन सके।
प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, मुदालियर आयोग की सिफारिश से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। विस्तार से समझे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई का मतलब है कि बच्चे का सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलकूद, व्यवहार, कला और बाकी सभी चीजों का भी लगातार मूल्यांकन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बच्चों का विकास सर्वांगीण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाक विस्तार, अनुप्रयोग। सही उत्तर है अनुप्रयोग। विस्तार समझे, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार बोध के अंतर्गत अनुवाद, विवेचना और वाक विस्तार आते हैं। अनुप्रयोग बोध से अगला और उच्च स्तर होता है। अनुप्रयोग का मतलब है सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल नई परिस्थितियों में कैसे करना है, यह अनुप्रयोग आपको बताता है। प्रश्न संख्या 10 है, बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है, मौखिक तकनीक, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक या अभिलेख तकनीक। तो सही उत्तर है अवलोकन तकनीक। विस्तार समझे, अगर टीचर को यह रिकॉर्ड करना है कि कोई बच्चा क्लास में या खेलते समय कैसा व्यवहार करता है तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अभिलेख बनाने के लिए सबसे पहले टीचर को बच्चे के व्यवहार, बातचीत और कार्य का अवलोकन तकनीक के माध्यम से देखना पड़ता है, तभी सही रिकॉर्ड बन पाता है। प्रश्न संख्या 11 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना, निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। सही उत्तर है निष्कर्ष। विस्तार से समझे, क्रियात्मक शोध किसी समस्या को हल करने का एक चक्र होता है। सबसे पहले हम समस्या की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। जब यह सब हो जाता है तो हम बताते हैं कि हमारा शोध सफल रहा या नहीं, यही निष्कर्ष होता है जो कि अंतिम चरण है। प्रश्न संख्या 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। सही उत्तर है नैदानिक। विस्तार से समझे, नैदानिकी शब्द निदान से बना है। निदान का मतलब है समस्या के मूल कारणों को खोजना। क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा किसी स्कूल या कक्षा की छोटी स्थानीय समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं तो क्रियात्मक शोध यह पता लगाएगा कि इसका असली कारण क्या है, यानी इसका निदान करेगा। प्रश्न संख्या 13 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो विस्तार से समझे, सामुदायिक सहभागिता का मतलब है जब बच्चे और स्कूल समाज के साथ मिलकर काम करते हैं। एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्थाएं सभी बच्चों को समाज की सेवा करने और अनुशासन सीखने के लिए स्कूल के बाहर की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देती है, जो एक तरह का नवाचार है। और संख्या 14 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस एस स्टीवेंसन, जीसी हेलमस्टेडर, एस एम कोर, ब्रेड फील्ड। तो सही उत्तर है एस एम कोर। प्रश्न संख्या 15 है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान। तो सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। विस्तार से समझे, जब कोई समस्या किसी एक जगह या एक संस्था के भीतर होती है तो उसे तुरंत हल करना होता है, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यदि प्रधानाचार्य को बच्चों की संवेगात्मक समस्याओं का कारण जानना है और उसे तुरंत दूर करना है तो वह स्कूल के अंदर ही यह रिसर्च करेंगे, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। प्रश्न संख्या 16 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो डीएस ग्रीन की, ली की, क्रॉनबर्ग की, क्लीन तथा हन्ना की। तो सही उत्तर है क्रॉनबर्ग की। विस्तार समझिए, यह परिभाषा शैक्षिक मूल्यांकन के विशेषज्ञ क्रॉनबर्ग ने दी है। यह परिभाषा बताती है कि मूल्यांकन एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर देखते हैं कि जो लक्ष्य तय किए गए थे वे पूरे हुए या नहीं। प्रश्न संख्या 17 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव या व्यवहार परिवर्तन। तो या व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। विस्तार समझिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम तीन मुख्य चरणों का पालन करते हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, पहले हम यह तय करते हैं कि हमें क्या सीखना है। दूसरा सीखने से उत्पन्न अनुभव, फिर हम देखते हैं कि सीखते समय बच्चों को क्या अनुभव मिला। तीसरा व्यवहार परिवर्तन, अंत में हम देखते हैं कि सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या बदलाव आया। ये तीनों मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं।
प्रश्न संख्या 18 प्रायोगिक मूल्यांकन होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र में, इनमें से किसी में नहीं। तो सही उत्तर है विज्ञान भूगोल और कृषि में। तो विस्तार से समझे, प्रायोगिक मूल्यांकन उन विषयों में होता है जहां काम करके देखना जरूरी होता है। विज्ञान में आप प्रयोग करते हैं, भूगोल में आप नक्शे बनाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, और कृषि में खेतों में काम करना होता है। इन सभी विषयों में सिर्फ लिखने का काम नहीं चलता, बल्कि करके दिखाना दिखाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणालियों का या मूल्यांकन उपकरणों का। तो सही उत्तर है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। विस्तार से समझे, उपचारात्मक शिक्षण तब किया जाता है जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। उपचार का मतलब है इलाज। अगर बच्चे को पुरानी नीतियों से समझ नहीं आ रहा है तो टीचर को पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना पड़ता है ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 20 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह कथन है डीपी नन का, फ्रोबेल का, स्किनर का, रॉस का। तो सही उत्तर है रॉस का। विस्तार से समझे, यह कथन रॉस का है। इसे ऐसे समझो, किसी बीमारी का निदान करना यानी पता लगाना कि बीमारी क्या है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है बीमारी को होने ही न देना, यानी बचाव करना। शिक्षा में भी अगर हम पहले से ही ऐसी नीतियां बनाए कि बच्चे को सीखने में कठिनाई कम हो, तो यह कठिनाई को पहचानने से भी बेहतर है। प्रश्न संख्या 21 क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी हल भी हमारा, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है समस्या भी हमारी हल भी हमारा। विस्तार से समझे, क्रियात्मक शोध की सबसे खास बात यह है कि यह उसी व्यक्ति या समूह द्वारा किया जाता है जो समस्या से जूझ रहा है। यदि क्लास में कोई समस्या है तो टीचर ही समस्या को पहचानते हैं और टीचर ही उसका समाधान निकालते हैं। यह एक व्यवहारिक तरीका है जिसमें स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। विस्तार से समझे, नवाचार का मतलब है पढ़ाने के लिए नए और बेहतर तरीके अपनाना। अभिक्रमित अनुदेशन यानी स्वयं की गति से सीखना। टोली शिक्षण यानी जब दो या दो से अधिक छात्रों को एक या एक से अधिक टीचर द्वारा कक्षा में मिलकर पढ़ाते हैं। खुली कक्षा कक्ष सीखने के लिए लचीला एवं खुला वातावरण। ये सभी पारंपरिक तरीकों से हटकर बेहतर परिणाम देने वाले तरीके हैं। प्रश्न संख्या 23 से प्रार्थना स्तर से की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है ड्राम, संगीत या दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोनों। रेड क्रॉस सोसाइटी। प्रश्न संख्या 24 है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं की तैयारी करना। सही उत्तर है परीक्षाओं की तैयारी करना। विस्तार से समझे, रेड क्रॉस सोसाइटी एक मानवतावादी संस्था है। इसका मुख्य काम लोगों की सेवा करना, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और माँ और तथा बच्चों की देखभाल करना होता है। यह संस्था कभी भी छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करवाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई। प्रश्न संख्या 25 है ब्लूप्रिंट क्या है शिक्षण की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रश्न पत्र की आधारशिला। विस्तार से समझे, ब्लूप्रिंट किसी भी निर्माण कार्य से पहले बनाया गया खाका होता है। जैसे जब कोई इंजीनियर घर बनाता है तो पहले उसका नक्शा बनाता है, ठीक, यह नक्शा ही उसका ब्लूप्रिंट होता है। उसी तरह परीक्षा से पहले टीचर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यह तय करता है कि किस पाठ में कितने सवाल आएंगे, कितने आसान होंगे और कितने मुश्किल होंगे। यह प्रश्न पत्र की नींव होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 से ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई 1957 में, 1958 में, 1956 में, 1960 में। तो सही उत्तर है 1956 में। विस्तार समझे, ब्लूम टेक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्य को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिसे 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम द्वारा विकसित किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। विस्तार से समझे, मूल्यांकन दो तरह का बोला। पहला मात्रात्मक, यह आपको अंक या संख्या बताता है, जैसे आपने 10 में से 8 अंक प्राप्त किया। दूसरा गुणात्मक, यह आपकी विशेषताएं को बताता है, जैसे आप कक्षा में बहुत सहयोगी हैं या आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। मूल्यांकन इन दोनों पहलुओं अंक और गुण को देखता है, इसलिए यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। प्रश्न संख्या 28 मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियर आयोग। सही उत्तर एनसीईआरटी। विस्तार समझे, एनसीईआरटी ने इस बात पर जोर दिया कि सीखना रुकता नहीं है,
इसलिए मूल्यांकन भी रुकना नहीं चाहिए। यह सिर्फ साल के अंत में होने वाली परीक्षा नहीं है, बल्कि शुरुआत से अंत तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 29 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। विस्तार समझे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबें पढ़ाना या पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको जीवन के लिए तैयार करना है। शैक्षिक उद्देश्य इन तीनों से मिलकर बनता है। बालक, आपकी जरूरत और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना। समाज, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना जो समाज में योगदान दे सके। विषय वस्तु, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इन तीनों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के लक्ष्य तय किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है विवेचना, अनुवाद, अनुप्रयोग, वाक्य विस्तार। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रयोग। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन सवालों के जवाब अपने जीवन से जोड़कर समझने में मदद मिली होगी। अब आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है और सीखने के लिए नए तरीके क्यों अपनाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।